भैया रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं? अरे काम से आया हूँ, इसलिए घर जा रहा हूँ। तुझे कोई काम था क्या? हाँ मुझे काम है। क्या काम है? कल से सुबह का नाश्ता आप हमारे साथ करना। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मतलब कल से तू नाश्ता करवाएगा मुझे? भैया हाँ, मैं आपको नाश्ता करवाऊंगा। और भैया एक बात और जब आओ ना तो काले कपड़े पहन के आना। वो क्यों? अरे फील आएगा ना। किसका फील? कुछ नहीं। वैसे एक बात बता, तू अचानक से मुझ पे इतना मेहरबान कैसे हो गया? वरना तू तो चबन्नी नहीं देता मुझे। भैया वो कहना, कल मैं ज्योतिष के पास गया था। तो क्या कहा उसने? उसने कहा मुझ पे शनिदेव का प्रकोप है, इसके लिए मुझे काले कुत्ते को 1 हफ्ते तक नाश्ता करवाना होगा। अच्छा ऐसा है, तो तूने काले कुत्ते को नाश्ता करवाया? अरे तभी तो आपको बोलने आया हूँ, कल से आ जाइएगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत, रोक तो। बचाओ, मैं तो गया। भैया मुझे मत मारो। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। भैया वो देखो कौवा। कहाँ है कौवा? भागो। ये कहाँ गया? इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे कहाँ तक भाग के जाएगा? रुक जा तो। राधिका सुबह सुबह अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी राधिका की ननंद पूजा उसे जोर जोर से अपने कमरे से आवाज देती है। राधिका नाश्ते का काम खत्म करके जल्दी से पूजा के कमरे में चली जाती है और पूजा एक ड्रेस को राधिका के हाथों में फेंकते हुए बोलती है, भाभी ये ड्रेस जल्दी से प्रेस कर दो, मेरा कमरा पूरा क्लीन कर दो। पर आपने मेरे लिए जो भी नाश्ता बनाया ना उसे पैक कर दो और मेरी वाटर बोतल में पानी की जगह जूस डाल देना। मैं कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। इतना कहकर पूजा बाथरूम में चली जाती है और राधिका गुस्से में उसके कपड़ों को प्रेस करने लगती है, जिसके बाद वो पूजा के बताए अनुसार बाकी के कामों को करती है। कुछ देर में पूजा बन ठन के कमरे से बाहर आती है और लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही राधिका खुद से बोलती है, महारानी कहीं की, ऑर्डर तो ऐसे चलाती है जैसे किसी होटल में रहने के लिए आई हुई है। भगवान तेरा शुक्र है जो तूने मुझे एक ही ननद दी है। अगर इसके जैसी 4-5 नंदे और होती तो मेरा सारा दिन इनकी जी हजूरी में ही निकल जाता। वैसे भी मेरा क्या ही फायदा, जो मेरी एक ननद है वो ही 5 के बराबर है। राधिका इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास मधु आ जाती है और राधिका से बोलती है, राधिका बहू, पूजा कॉलेज चली गई है। जी माँ जी, बस अभी निकली है। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, उसका नाश्ता तुमने पैक कर दिया था ना? मुझे लगता है शायद वो आज लेट हो गई है। जी जी बिल्कुल, नाश्ता जूस सब कुछ पैक करके दिया था। ठीक है ठीक है। वैसे माँ जी, आप दीदी को कुछ कहती क्यों नहीं है? उन्हें अपने काम खुद भी तो करने चाहिए। जब घर में उसकी भाभी है, उसकी माँ है, तो फिर मेरी बेटी को काम करने की क्या जरूरत है? पर आगे जाकर उनकी भी शादी होगी, उन्हें भी घर संभालना है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है बहू, मेरी बेटी जिम्मेदार भी है और अक्लमंद भी। जाकर अपना काम कर और दोबारा मेरी बेटी के बारे में कभी कुछ मत बोलना। आई बात समझ में? ऐसे ही मधु राधिका को सुनाकर वहाँ से चलती बनती है। राधिका की ननंद पूजा हमेशा से ही अपने कामों को अपनी भाभी से करवाया करती थी, साथ ही वो 10 काम एक ही बार में बता दिया करती। राधिका अपनी ननंद से अक्सर ही ऐसे ही बहुत परेशान रहा करती, पर अपनी सास के डर से वो अपनी ननंद को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। ऐसे ही छुट्टी वाला दिन होता है। राधिका चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े तल रही थी। तभी पूजा राधिका के पास रसोई में जाती है और पकोड़ों को देखकर बोलती है, अरे वाह, पकोड़े बन रहे हैं भाभी। जी दीदी, पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े बना रही तो एक काम करो, साथ में थोड़ी सी आलू की कचौरी भी बना दो। जी दीदी, जैसा आप कहें, मैं आपके लिए कचौरी बना दूंगी। चाय तो आप बना ही लोगी, एक काम करना, मेरे लिए ना पकोड़े के साथ साथ आप वो गुड़ की चटनी बनाती है ना मीठी मीठी, वो भी बना देना। जी दीदी ठीक है, मैं वही बना दूंगी। और इसके साथ साथ हरी चटनी भी बना देना, मजा आ जाएगा खट्टी मीठी चटनी के साथ पकोड़े खाने में। जी दीदी ठीक है, वो भी बना दूंगी। और हाँ, मेरे लिए बैंगन के पकोड़े जरूर बना देना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जी दीदी ठीक है, वो भी बना दूंगी। ऐसे ही 10 तरीके के काम बताकर पूजा रसोई से बाहर आती है और राधिका गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती है, ये बना दो, वो बना दो, ऐसा खाना है, वैसा खाना है, बस ऑर्डर ही चलाना आता है। काम को तो एक हाथ लगाना नहीं आता। ऑर्डर तो ऐसे देकर गई है जैसे 5 लोगों के बराबर खाना खुद ही अकेले खा जाएगी, भुक्कड़ कहीं की। अब बनाओ उनके लिए चटनी और बैगन के पकोड़े, ये वो फलाना ढिकाना।
बेचारी राधिका एक एक करके अब पूजा के लिए पहले चटनी बनाती है, फिर बैंगन के पकोड़े बनाती है, जिसके बाद वो सारी तैयार की हुई चीजें राधिका बाहर लेकर आती है। पूजा के लिए सारे पकोड़े सफा चट कर जाती है और जो थोड़े बहुत बचते हैं वो मधु खा जाती है। और राधिका की बारी में ना तो कोई पकोड़ा बचता है और ना ही चटनी। ये देखकर राधिका को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना सर पकड़ लेती है और खुद से बोलती है, भगवान, एक तो 10 लोगों की तरह मेरी ननद ऑर्डर चलाती है और अब इतने सारे पकोड़े राक्षसों की तरह खुद ही खा गई। पता नहीं कहाँ से मुझे ये 5 नंद के बराबर एक ननद मिल गई है और फिर मुझे अपने लिए पकोड़े बनाने पड़ेंगे। बेचारी राधिका फिर से रसोई जाती है और फिर से अपने लिए गर्मा गर्म चाय पकोड़े बनाती है, जिसके बाद वो आराम से बैठकर खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन पूजा का राधिका पर ऑर्डर चलाना बिल्कुल भी कम नहीं होता। बेचारी राधिका एक काम से फ्री होती तो पूजा उसे किसी दूसरे काम में लगाती थी। ऐसे ही एक दिन जब राधिका आराम से घर पर अकेले बैठी थी, तभी वहाँ पर राधिका की पड़ोसन अनीता आती है और राधिका से बोलती है, राधिका बहू, क्या कर रही है? सुख की सांस ले रही हूँ। आज मेरी ननद और मेरी सास दोनों ही किसी काम से बाहर गए हैं। आए हाय, इतना काम करवाते हैं क्या तुझसे जो ऐसे बोल रही है? क्या करूँ आंटी जी, मेरी एक ननद ही 5 नंदों के बराबर है। वो अपना सारा काम मुझसे ही करवाती है, बस सारा दिन हुक्म ही चलाती रहती है। बात तो सही है तेरी, सास ने कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है पूजा को। इतना भी बिगड़ने की क्या जरूरत है? सारा दिन मेरे सिर पर चढ़कर नाचती रहती है। कभी ये करो, कभी वो करो, जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। अरे तू तो ठीक से जवाब क्यों नहीं देती? उसे एक बार जवाब दे देगी तो आराम से बैठ जाएगी। और उसके बाद जो मेरी मायके की टिकट कट जाएगी उसका क्या? कहना आसान है आंटी जी, करना बड़ा ही मुश्किल है। अरे तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए और तरकीब लगा ले। हाँ, ऐसे ही किया जा सकता है। मुंह से नहीं बोल सकती तो क्या हुआ, किसी और तरीके से तो काम करवा ही सकती हूँ। और नहीं तो क्या, कब तक ऐसी ही गुलामी करती रहेगी उसकी? आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है, जिम्मेदारी तो उसकी भी बराबर की है। ऐसे ही काफी देर राधिका से बात करने के बाद अनीता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पूजा और मधु घर आ जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। राधिका अब अपनी ननद को लाइन पर लाने के लिए दिमाग में तरह तरह की तरकीब बनाने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो शुरुआत कैसे करे। ऐसे एक दिन राधिका घर पर पोछा लगा रही थी, तभी उसके एक दिमाग में आइडिया आता है। वो जानबूझकर फर्श पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, दीदी कहाँ हो, जल्दी आओ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं गिर गई पोंछा लगाते हुए, कोई मुझे उठाओ, मेरी मदद करो दीदी। राधिका की आवाज सुनकर पूजा और मधु दोनों उसके पास आते हैं और पूजा बोलती है, भाभी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे दिख नहीं रहा कि पोंछा लगाते हुए गिर गई हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मेरी मदद कीजिए। राधिका के कहने पर पूजा और मधु दोनों मिलकर राधिका को उठाते हैं और सोफे पर बैठा देते हैं। तभी राधिका बोलती है, हाय भगवान, मुझे लगता है ना कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। मेरा पैर तो जमीन पर लग ही नहीं रहा और कमर में भी बड़ा ही तेज दर्द है। ठीक हो जाएगा बहू, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। दर्द से तो मेरी जान ही जा रही है और आपको लग रहा है कि छोटी मोटी चोट है। कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और माँ आपको आपके कमरे में छोड़ आते हैं। अब दोनों माँ बेटी मिलकर राधिका को उसके कमरे तक छोड़ देते हैं। तभी राधिका पूजा से बोलती है, दीदी, वो मैं पोंछा लगा रही थी और लगाते लगाते बीच में ही गिर गई। आधे घर में पोंछा लगा दिया, आधे में लगाना है, तो वो आप लगा दोगी? ठीक है, मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। माँ जी, रसोई में बहुत सारे बर्तन हैं, वो भी धोने हैं, आप प्लीज उन्हें धो दीजिए। ठीक है, धो देती हूँ। तब तक मैं आराम कर लेती हूँ, क्या पता शायद ठीक हो जाए। ऐसी राधिका आराम से चादर तान कर सो जाती है और मधु और पूजा को आज राधिका के हिस्से का सारा काम करना पड़ता। दिन गुजरते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक राधिका अपनी चोट का बहाना बनाकर बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठती और पूजा को सारा दिन अपने कामों के लिए अपने पास ही बिठा कर रखती। और एक दिन पूजा गुस्से में आकर राधिका से बोलती है, बस भाभी, बहुत हो गया, मुझसे नहीं होते आपके ये सारे काम। अब जैसे तैसे करके आप खुद उठो और अपने आप अपने काम करो। क्या हुआ, बस एक ही हफ्ते में थक गई आप? और नहीं तो क्या, हद होती है किसी से काम करवाने की भी। आप तो हर छोटी चीज
हर छोटी चीज बड़ी चीज मुझसे ही करवा रही हो। अरे एक ही ननद हूँ मैं आपकी, उस पर भी आप इतना जुल्म ढा रही हो। क्या हुआ, बस एक हफ्ते में ही थक गई आप? और जब तुम मुझसे ऐसे ही काम करवाती हो उसका क्या? मैं तो एक ही हूँ ना, लेकिन तुम मुझे 5 लोगों के बराबर काम करवाती थी और मैं सारे काम किया करती थी, तब मुझ पर क्या बीतती होगी, सोचा है कभी? राधिका की बात सुनकर पूजा को अपनी गलती समझ आती है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। अगले दिन से राधिका भी वापस पहले की तरह कामों में लग जाती है, लेकिन अब पूजा भी राधिका के काम में उसके बराबर की मदद करती है। और राधिका के कंधों पर उतना बोझ नहीं था जितना कि पहले था। दोनों ननद भाभी मिलकर अब घर का काम आपस में बांट लेती हैं। यार ये बाल बेचने वाला तो मोहित का रिश्तेदार निकला। अगर इसने किसी को ये बात बता दी कि मेरे बाल नकली है तो मेरी शादी ही टूट जाएगी। एक दिन नीरू कॉलेज से घर वापस आ रही होती है और उसे एक आदमी चिल्लाता हुआ सुनाई देता है और नीरू का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अरे बाल दो बाल, अरे बैठो बैठो सुनहरे बाल, अरे माला माल हो जाओगे, अरे 3000 रुपए देंगे, अरे लेकर आओ बाल, अरे बैठो बैठो लंबे घने बाल, अरे टूटे हुए भी चलेंगे बाल, अगर नहीं है तुम्हारे पास बाल तो पड़ोसी के सर से काट के ले आओ बाल, अरे उसके भी दे देंगे तुमको पैसे, अरे लेकर आओ बाल। अब नीरू जैसे ही ये सुनती है उसके खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपने घर जाकर अपने बाल खुद ही काट लेती है और उसे बाल वाले को बेच देती है, जिसके बाद वो बाल वाला उसे 6000 रुपए देता है और कहता है, अरे आपके बाल तो बहुत ही घने और लंबे हैं, अरे हर महीने अगर आप बाल बेचने आओगे तो 6000 रुपए हर महीने मिलेंगे आपको। बस फिर क्या था, ये सुनते ही नीरू की आंखें लालच से फट जाती है और उसके मन में लालच समा जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड मोहित से मिलने के लिए जाती है तो मोहित उसके बाल देखकर कहता है, अरे ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? पहले तो कितने घने और लंबे थे, ये छोटे कैसे हो गए? अगर मैंने इसे बताया कि मैंने बाल कटवा के बेच दिए तो ये मुझे कंजूस और लालची समझेगा, और फिर अगर इसने मुझसे शादी करने को मना कर दिया तो वो बेबी अब तो छोटे बालों का फैशन है, इसीलिए मैंने बाल कटवा दिए। अरे नीलू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बाल कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं और लंबे बाल तो मुझे बहुत पसंद है, और तुम इसे कटवा के आ गई। नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना तो शादी भी नहीं करूंगा मैं तुमसे। मोहित इतना बोलकर अब हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब नीरू के पास 2 रास्ते थे, एक तो ये कि वो अपने घने बाल पहले की तरह बड़े कर ले और कभी ना बेचे और उसकी शादी मोहित से हो जाए, या फिर ये कि वो अपने बाल ऐसे ही बेचते रहे और माला माल हो जाए। बस फिर क्या था, नीरू ने दूसरा रास्ता चुना और वो महीने की जगह हर 15 दिन में ही अपने बाल बेचने लगी, जिसे देखकर एक दिन बाल वाला भी हैरान होकर उससे बोलता है, अरे बेबी जी क्या कर रही हैं? ऐसे तो आप गंजी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। चुप बे, अपना काम कर, बाल खरीद और चलता बन। जिसके बाद नीरू ऑलमोस्ट अपने सर से आधे से ज्यादा बाल बेच देती है, लेकिन उसे याद आता है कि मोहित से उसका रिश्ता हो गया है और जल्दी ही शादी होने वाली है, जिसे सोचकर वो बोलती है, यार मेरे बाल बड़े घने हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, जब तक शादी का दिन आएगा मेरे बाल पहले जैसे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वो ऑलमोस्ट टकली हो चुकी थी और वो उदास होते हुए खुद से कहती है, ये बाल तो बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं, लगता है ये लालच मुझ पर भारी पड़ गया। जिसके बाद उसे याद आता है कि मोहित ने उसे कहा था कि अगर उसके बाल ना बढ़े तो वो उससे शादी ही नहीं करेगा। ये याद करके वो अपने बाल बेचकर कमाए पैसों से बहुत सारे तेल और शैम्पू खरीदती है, लेकिन इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो पूरी तरह टकली हो जाती है। जिसके बाद वो रोते हुए अब इस बात का गम मनाती है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तो मेरे बाल ही उड़ गए, अब मोहित मुझसे कभी शादी नहीं करेगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। तभी नीरू को अपने मोबाइल पर डॉक्टर खतरा के हेयर ट्रांसप्लांट का मैसेज आता है, लेकिन जब वो उसकी प्राइस चेक करती है तो बोलती है, हाय राम रे राम, ये तो इतना महंगा है कि मैं अपनी किडनी, गुर्दे और आंखें भी बेच दूं तो भी ना करवा पाऊं। जिसके बाद अचानक नीरू को एक और आइडिया आता है और वो अपने आप से कहती है, आइडिया, असली बाल ना सही लेकिन नकली बाल तो आ सकते हैं ना। जिसके बाद वो अपने बाल बेचकर कमाए सारे पैसे मार्केट जाती है और वहाँ से हूबहू अपने बालों जैसे बिग खरीदने में लगा देती है और वो उस बिग को खरीद लेती है। जिसके बाद वो उस बिग को पहनकर खुद से बोलती है, मैंने असली बाल 12,000 के बेचे और ये मुझे 15,000 की पड़ी, यानी 3,000 का नुकसान।
खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लाखों का ज्ञान तो मिल गया ना। अब वो अपने घर आती है और विग पहनकर उसके बाल और ज्यादा घने और सुंदर लग रहे थे। समय बीतता है और दोनों की शादी का दिन आता है। मोहित के घर वालों ने नीरू के घने बाल देखकर ही तो उसे पसंद किया था, लेकिन अब वो इस बात से अनजान थे कि उनकी होने वाली बहू के बाल ही नकली हैं। रात के समय जैसे ही नीरू दुल्हन बनके सबके सामने स्टेज पर आती है, तो उसकी नकली विग के बाल बड़े ही कमाल लग रहे थे। तभी उसे दिखाई देता है कि वो बाल खरीदने वाला आदमी भी शादी में आया है, जिसे देखकर नीरू बोलती है, यार ये बाल बेचने वाला तो मोहित का रिश्तेदार निकला। अगर इसने किसी को ये बात बता दी कि मेरे बाल नकली है तो मेरी शादी ही टूट जाएगी। वो बाल खरीदने वाला रिश्तेदार खाना खाकर चला जाता है और नीरू राहत की सांस लेती है, जिसके बाद बड़े सुकून और आराम से मोहित की शादी नीरू से होती है। लेकिन इस बार नीरू की किस्मत पर ज्यादा ही पनौती लग गई थी, इसीलिए अगले दिन नीरू के मुंह दिखाई की रस्म में वही बाल खरीदने वाला इंसान आ जाता है। लेकिन अब कोई चारा नहीं बचता और नीरू उसे अपना मुंह दिखा देती है, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से समझदारी से चला जाता है, जिसे देखकर नीरू हैरान थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने मेरा मुंह और नकली विग देखी और कुछ कहा ही नहीं। मुझे इसके पीछे जाकर इससे पूछना चाहिए। नीरू उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोक कर कहती है, सुनो जरा, रुको। क्या हुआ बीवी जी, बताइए। तुमने मुझे पहचान लिया और ये भी पहचान लिया कि मेरे बाल विग है और नकली है, फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों ऐसा? अरे बीबी जी, अगर मैंने आपको बाल बेचे हैं, आपके बाल खरीदे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप तो हमारी ग्राहक हो, हम अपने ग्राहकों से रिश्ता थोड़ी खराब करेंगे। चलिए, झूठ ही सही, लेकिन रिश्ता तो हो रहा है ना आपका। लेकिन एक फ्री की एडवाइस देते हुए जाएंगे आपको, झूठ से कोई भी रिश्ता चलता नहीं है ज्यादा, सच बोल दो, सही रहेगा। इतना कहकर बाल वाला वहाँ से चला जाता है और नीरू को इस बात का एहसास हो जाता है कि बाल वाले की बात में दम तो था। जिसके बाद वो वापस कमरे में जाती है, जहाँ सब लोग मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठे थे। मोहित भी आकर बैठ जाता है। तभी नीरू सबके सामने जाकर कहती है, आप लोग दुल्हन देखने आए हो ना, तो अच्छा ये होगा कि आप सच में दुल्हन को अच्छे से देखें। फिर नीरू अपनी विग अपने सर से हटा देती है, जिसे देखकर अब सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो मोहित के पास आती है और रोने लगती है और उसे बताती है, मुझे माफ कर दो मोहित, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। दरअसल मैं लालच में आ गई थी और मैंने अपने घने बाल बेचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मेरे बाल अचानक से झड़ने लग गए और मैं गंजी हो गई। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मेरे बाल घने नहीं हुए तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ये कहते हुए अब नीरू रोई जा रही थी और मोहित उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे अपनाते हुए कहता है, तुम भी ना बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बालों से प्यार करता हूँ? अरे यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और 70 साल 80 साल के बाद तो तुम्हारा ये सब जाना ही था, थोड़ा पहले ही चला गया तो क्या हो गया? मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और रहूंगा, और मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। जिसके बाद नीरू अपना और अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखती है, फिर कभी बाल काट कर नहीं बेचती और फाइनली उसके बाल फिर से लंबे और घने हो जाते हैं।